अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वलाना। आज नवाज शरीफ साहब भी बोले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोले हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पता लगना चाहिए मुझे 93 और 96 में, यानी 93 और 99 में, 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। फिर उन्होंने कहा कि कारगिल की जंग में हम उसके खिलाफ थे, बाद में हम सही साबित हुए। बताया जाए क्या कारगिल की वजह से हमें निकाला गया। हम पाकिस्तान के भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान यानी तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमें क्यों निकाला गया, यह भी पता लगना चाहिए। सबको पता था कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ की आने वाली है, फिर भी हमें माइनस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैशत ठीक हो रही थी, इशारे बेहतर थे, फिर एक अनाड़ी को लाया गया, मुल्क का तबाह बर्बाद कर दिया, कबाड़ा कर दिया। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, खत्म हो चुकी थी। इन्होंने मुझे कहा कि आप एक बयान दें कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, इसमें वक्त लगेगा। मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता जिससे मुल्क का नुकसान हो। फिर हमने लोड शेडिंग खत्म की, मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही थी, फिर एक तजर्बा किया गया, हमें निकाला गया और उसके बाद मुल्क दोबारा एक दलदल में फंसा। अगर शहबाज शरीफ साहब दोबारा ना आते तो आज मुल्क डिफॉल्ट हुआ होता। शहबाज शरीफ ने दोबारा आकर मुल्क को सहारा दिया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तरफ तो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया कि खिलाड़ी मुल्क नहीं चला सकते, उन्होंने तजर्बा किया, वो नाकाम हुए, बयान देते रहे लेकिन फेल हुए। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ही निकाला जो इसको लेकर आए थे, जिन्होंने इसे 2/3 अक्सरियत निकाली थी, इसने उनके साथ पंगा लिया, लड़ाई ली, फिर उन्होंने निकाल दिया। अब फिर जो वादा लगा रहे हैं कि हम आपको 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे, या ये उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये दोबारा हमें लाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि उनसे दोबारा लड़ेंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ के हवाले से कह रहे हैं। फिर नून लीग ने IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। पंजाब के अंदर जनरल बाजवा को तोसी की बात जब की थी तो पानी सर से गुजर चुका था। आज ये साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया और जुबैदा जलाल भी 190 मिलियन पाउंड के अंदर नैब में तहकीकात में शामिल होकर नए इंकशाफात भी कर रही हैं। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब, शाहिदा रहमानी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि हमें 93 99 में क्यों निकाला, आप कह रहे हैं कि उन्होंने निकाला, जो दोबारा लाने की आपको बात कर रहे हैं। मियाँ साहब थे तो मुल्क बेहतर था। बिलावल को पता होना चाहिए कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो ज्यादतियों का दावा चाह रहे हैं और आप उनके ऊपर मजीद इल्जामात लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत शुक्रिया वकास साहब। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक आपने देखा कि किस तरीके से उनकी सियासत पे गिरफ्त भी है और वो इस वक्त सबसे कम उम्र वजीर खारजा रहकर उन्होंने अपने आप को मनवाया और उन्होंने माजी के तमाम तजुर्बात देखे कि किस तरीके से उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ। उसके बाद उनके नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए पार्लिमान, इस मुल्क को आइन दिया और इसके बाद जिस तरीके से एक मुंतखब वजीर आजम को ना सिर्फ उनका तख्ता-ए-दार उल्टा गया बल्कि उनको एक झूठे इल्जाम में देखा कि तख्ता-ए-दार तक चढ़ा दिया गया और फिर जजेस ने खुद एक्सेप्ट किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कि मैंने ये दबाव में फैसला किया था जिसके रेफरेंस लगे हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की सियासत की है, अवाम की खिदमत की, अवाम के वोटों से इक्तिदार का रास्ता चुना और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल, जब इंतखाबात करीब हैं, वो अपने अवाम के साथ राब्ते में निकले हुए हैं। आप देख लें कि थर पार्कर से लेके उन्होंने अभी 60 डिस्ट्रिक्ट पहले KPK के किए, अभी फिर वो आज उनका दूसरा था। तो इस तरीके से सेकंड उसमें फेस में वो KPK का विजिट वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब अपना रोना तो रो रहे हैं, लेकिन पता है कि उन्होंने जमहूरियत को माजी में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। 90s के इलेक्शन को, जिसे असगर खान केस जो है वो जब में बिल्कुल क्लियर फैसला किया गया कि जी इसमें किस तरीके से पैसे बांटे गए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, उसमें नवाज शरीफ का नाम सरे फहरिस्त था। फिर मिसाके जमहूरियत के बीबी ने तमाम तल्ख हकीकत को भुलाते हुए और सिर्फ मुल्क में जमहूरियत के लिए
आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ जब 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो किस तरीके से वो काले कोट पहनकर पहुंच जाया करते थे और रोज हुकूमत गिरा रहे होते थे, उसके बावजूद जब 2013 में नवाज शरीफ की फरमाइश पर 2/3 मेजोरिटी दी गई 13 में और थोड़ी मिली आपने थी 2/3 देखा कि उस मेजोरिटी, वक्त क्या के कर जो रही हैं? इंतखाबी वो नताइज तो एक थे दफा ही मिली उससे है पीपल्स जी, पार्टी को बड़े 97 में। तहफुजात थे, लेकिन उसके बावजूद हमने जमहूरियत के खिलाफ साजिश, लेकिन जी किसी अब भी आप जरा साजिश का खामोश हो हिस्सा जाए, नहीं बने। समझ आ गई आपकी, पॉइंट आ गया कि आपने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए काम किया और मियां साहब ने जमहूरियत की आड़ में आपको भी दगा दिया, जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया। ये जमहूरियत दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, वोट को इज्जत नहीं, वोट को तजलील करते रहे, ये आपका मेन पॉइंट है। चौधरी साहब मोस्ट वेलकम सर। चौधरी बिल्कुल, मियां साहब चौथी बार भी अगर सिलेक्ट होकर आए तो ना मैं मानूंगा ना ही अवाम मानेंगे। मियां साहब सिलेक्ट होकर आए, उन्होंने उसको निकाला, जिन्होंने उसे 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी, और अब फिर उम्मीद पे लगे हुए हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। हुन बोलो चौधरी साहब। और देखिए, मासवाए अफसोस के और मैं कुछ नहीं कर सकता, एक अच्छी खासी कामयाबी जो आपने पीडीएम ने हासिल की और इमरान खान को निकाला 4 साल के अरसा के बाद, और फिर आपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि अपने हिस्से, अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा अपना बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह मांग रहे हैं। आप इनसे पूछें कि इनका वजूद पंजाब में कहां से इनके पास टोटल इनके पास क्या पंजाब में कैंडिडेट्स हैं खड़े करने के लिए नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में? जवाब है नहीं। तो एवं खामखा इल्जामात लगाने का कोई फायदा नहीं है भाई। आपकी अक्सरियत मुतवक्को है सिंध में आप आ जाएं बिस्मिल्लाह, लेकिन आप ये ना समझे कि पंजाब में भी आपके लिए कुछ सहूलतकारी की जाए, हरगिज़ नहीं होगी। फैसला अवाम ने करना है। मुस्लिम लीग नून के पास एक सीट के ऊपर 8-8, 10-10 कैंडिडेट्स हैं और आपने और सूबाई असेंबली में उम्मीदवार उसे खड़ा करना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर आईपीपी में आया है। कितना जुल्म करने लगे हैं आप। देखें मेरी बात सुने मौलाना साहब, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप इस बात को ना ट्विस्ट करके मेरी उस बात का असर जाहिर ना करें। वो जो बात कि ये मुझे बताएं इनके पास पंजाब में कितने कैंडिडेट हैं, ये बड़ा पॉइंट है। कैंडिडेट हैं आपके पास ज्यादा कैंडिडेट हैं, आपने अपने सारे कैंडिडेट्स को साइड पे करना है और आईपीपी के उन लोगों को जिनको आप माजी में लोटा कहते रहे हैं, अब आपने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनाई और आप भी उस कमेटी में होंगे। तो आप अपने उम्मीदवार को साइड पे कर रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के पास है ही कुछ नहीं। बात सुने, आप समझते हैं, आप ये समझते हैं, ये नुक्ता नजर है। हमारा नुक्ता नजर ये है कि मेरे ख्याल में उस वक्त जो 4 साल इमरान खान ने हमें जिद किया था पूरी कौम को, महंगाई में और हर मामले में, हर फील्ड में वो नलायक और निकम्मा साबित हुआ था। तो उसमें से जो लोग आए थे पहले, पानी का कतरा बने थे, मेरी नज़र में मेरे वो हीरोज हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से हमारी जान छुड़वाई, मुल्क को वो दिवालिये की तरफ लेके जा रहा था और उनके साथ उस वक्त को कमिटमेंट की गई थी, तो उसको पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। मैं उनको अच्छा समझता हूं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के जो उस वक्त बैरी बेड़ा था, उसमें से उन्होंने बाहर निकल के पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को मजबूत किया। ने साबित जो लोग जहांगीर तरीन के जहाज पर बैठकर आपको छोड़कर उधर गए थे, अब वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आपके साथ आ रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। नहीं सही है सर, मेरा जुमला मुकम्मल। अगर वो नहीं आते, मेरी बात सुने, अगर वो नहीं आते तो मुल्क जो है यकीनी तौर पर इमरान खान दिवालिया कर देते। उस वक्त वो आए जब IMF के साथ इनके पास हेडलॉक आ गया था, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। वो उस वक्त आए जब इमरान खान ने 4 साल में अपने आप को जो है ना वो नालायक साबित कर दिया था। लिहाजा वो आने वाले मेरी नजर में इंतहाई मोहतरम लोग हैं और उनको सीट एडजस्टमेंट में बिल्कुल लेना चाहिए और अवाम से उसके लिए वोट लगवानी चाहिए। अवाम जो है उसको वोट दे, अवाम को। ठीक है चौधरी साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ यार, जरा मौका दीजिएगा।
नहीं ब्रिगेडियर साहब, एक तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सच्चा कौन है यार? मियाँ साहब के साथ 93 में ज्यादती हुई, आप तब हयात भी थे, जवान भी होंगे। 99 में देखें कारगिल की जंग में नहीं जाना चाहते थे, वो पूछ रहे हैं कि वो बाद में हम सही साबित हुए, हम गए, मुझे निकाल दिया। 2017 में एक एक्सपेरिमेंट के लिए नवाज शरीफ को निकाल दिया। अब वो 2023 में वापस आकर 2024 में हुकूमत में आ रहे हैं, तो बिलावल को हसद क्यों हो रहा है यार? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया वकास भाई। पहले तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो बड़ा खुश हूं कि जिस तरह आजकल सियासी गर्मा गर्मी जो है वो शुरू हो गई है, इलेक्शन कैंपेन, पार्टीज आर कमिंग आउट, यंग लीडरशिप जो है दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज की वो आ रहे हैं मैदान में। और जाहिर बात है, देखें इस वक्त जब इलेक्शन कैंपेन चलता है तो फिर हर किस्म की गुफ्तगू होती है, एक दूसरे पे गोलाबारी भी होगी, कहीं पे फिक्स्ड भी होगी, कहीं पे एक्चुअल भी होगी, जेन्युइन भी होगी। और फिर माजी में जो सबसे गलतियां हुई हैं, जहां जहां गड़बड़ हुई है, तो उसकी निशानदेही भी करेंगे, कोई चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएल हो, और इसी तरह फिर पीटीआई। तो कहने का मतलब ये कि हमें एक तो बात यह है कि सब ने बार बार कहा है कि जी हमें माजी से अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर हम बहुत ज्यादा माजी में रहेंगे तो लोग इस वक्त माजी का ज्यादा सुनना नहीं चाहते। ठीक है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का ये हक बनता है कि वो अपना नैरेटिव लेके आए, क्योंकि उन्होंने आगे वोटर से जाके वोट लेने हैं आज से तकरीबन 8-9 हफ्ते के बाद। तो लिहाजा हमें उनको पूरी स्पेस देनी चाहिए, हर पार्टी की लीडरशिप को, कि वो इल्जामात लगाएं एस्टेब्लिशमेंट पे, वो दूसरी पार्टी पे, और ये तमाम गिला गुजारियां वो चीजें करें। लेकिन जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप हमें ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 42% मेरा ख्याल आज आया है लेटेस्ट फिगर, ये हो गया, इससे आप हमें कैसे निजात दिलाएंगे? हमें रोड मैप बताएं आवाम को। वो बताते हैं ना ब्रिगेडियर साहब, वो बताते हैं कि इस बार जिसकी भी हुकूमत आई उस वजीर आजम को भी और उस बंदे को भी 5 साल एटलीस्ट पूरे करने दिया जाएगा, फिर ही वो जवाबदेह होगा। ये नहीं कि अब आप नवाज शरीफ से पूछेंगे वो इमरान खान के ऊपर डालेंगे, उनके ऊपर पूछेंगे वो कहेंगे कि हम तो कर रहे थे, ये आ गए, इन्होंने शब खून मार दिया 9 अप्रैल को। तो इस तरह नहीं होगा। 5 साल पूरे करें, एक वजीर आजम को 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद जवाब ले लीजिएगा। देखिए जी, आपकी बात सही है कि 2008 के बाद पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन यू हैव द पार्टी हैज द पॉइंट कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गिलानी साहब, वो फिर डिस्क्वालीफाई हो गए, वो जो 1-1.5 साल पहले, फिर अगले प्राइम मिनिस्टर आए अपना जो मौजूदा राजा परेश्वर साहब हैं। तो पार्टी ने 5 साल पूरे किए, लेकिन बीच में एक प्राइम मिनिस्टर का ब्रेक आया। इसी तरह जब पीएमएल हुआ, ये इनकी भी 5 साल पार्टी ने पूरे किए। खाकान अब्बासी साहब ने रिप्लेस किया, जो नवाज शरीफ साहब 2017 में पनामा केस में और एक दो और केस में डिस्क्वालीफाई हुए, तो पार्टी ने 5 साल। लेकिन जब पीटीआई की बारी आई तो वो 5 साल तो किधर, वो 3.5 साल में मेरा ख्याल है वो पार्टी जो है आउट हो गई, और उनका प्राइम मिनिस्टर भी आउट हो गया। नहीं, वो उनकी गलती है ना। वो अदालती नहीं, आप गड़बड़ ना करें ना ब्रिगेडियर साहब, आप मौजूद हैं। वो अदालती विक्टिम थे और ये जमहूरी विक्टिम था। जमहूरी विक्टिम तो ठीक होता है, आप ये तो नहीं ना करते किलियां उठाई, बैट उठाया और क्रिकेट से बाहर चले गए, आपने इस्तीफे दे दिए। वो उसका था, वो रहता असेंबली में रहता, दोबारा कोशिश करता, इन लोगों को जो छोड़कर गए थे उनको दोबारा कन्विंस करता, 6 माह के बाद दोबारा हुकूमत ले लेता। आई एग्री विद यू कि पहले 2 केसेस में तो वो जमहूरी अपना लीगल वजह के से चेंजेस आए प्राइम मिनिस्टर के, और पिछले पीटीआई के दौर में बिल्कुल आई एग्री विद यू, एक जमहूरी प्रोसेस था जिसके जरिए। लेकिन ये कि इन प्रिंसिपल होना ये चाहिए जो आप सही कह रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कि 5 साल एक पार्टी को पूरे मिलने चाहिए, चाहे गुड और बैड जैसा भी उनका। लेट द पीपल डू देयर अकाउंटेबिलिटी। जब 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन हो तो क्लियरली उनका जो परफॉर्मेंस है वो सामने आ जाएगा। ये बीच में जो ब्रेक आते हैं ना, इससे सारी गड़बड़ हो जाती है, पार्टी जो है फिर वो भी डिस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, मैं आपसे जरा हमसायों के मुतालिक जो रिलेशन है उसका भी पूछता हूँ, और कारगिल में तब आप भी होंगे और बड़े जोबन में होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ वो हुआ क्या था। लेकिन जी शाहिदा साहिबा, आप बताइएगा, एक तो चौधरी साहब को आपके और आपके लीडर के बयानात के ऊपर हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। आप पंजाब के ऊपर सोचे ही ना, और सिंध की पार्टी है, वहां कोशिश करें, इस बार वहां पर भी आपने सिलेक्ट नहीं होना। पंजाब में आपके पास कैंडिडेट नहीं है और सोच आप रहे हैं वजारत उज़्मा की। छोड़ दें, ये छोड़ दें वो गलियां जहां पर आप जा नहीं सकते।
देखिए जी, मुझे तो चौधरी साहब को हंसी आ रही कि ये वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि जिन्होंने जब पीडीएम बनी तो सबसे पहले इनका मौकिफ था कि हम इस्तीफे दे के घर चले जाते हैं, हमने किसी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या किसी और उसका हिस्सा नहीं बनना है। लेकिन यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था कि उन्होंने जमहूरी तरीके से पाकिस्तान में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत की तब्दीली की और फिर बात ये उसका हिस्सा बने, क्योंकि ये तो गैर जमहूरी लोग हैं। जब बीबी शहीद हुई, जब भी इन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, उस वक्त सदर जरदारी ने कहा नहीं, हमें चूंकि बीबी ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन से बाइकआउट का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। तो उस वक्त भी ये हमारे कहने से आए, पहले ये मुल्क से बाहर थे, इनको लेकर आने वाली भी बीबी थी। और उसके बाद जहां तक रही इस पीडीएम की बात, तो आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई थी इस पीडीएम से और अपने तौर पे उसने जद्दोजहद की इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, और हम लॉन्ग मार्च लेकर निकले और उसके बाद हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मोशन मूव किया और उसके बाद ये हमारे साथ हमारा हिस्सा बने। तो अगर क्रेडिट जाता है तो 16 माह की तबाही के पार्टी को जाता है और उसकी 16 माह की आप मुझे बताएं आपके पास क्रेडिट क्यों नहीं है? मैं कंप्लीट कर लूं। आप बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं, पीपल्स पार्टी के पास कराची से लेकर खैबर तक हर जगह कैंडिडेट मौजूद है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और लाडले को जिस तरीके से लंदन से बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया है, फिर सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर वीआईपी लॉन्च के अंदर किस तरीके से उनके साथ जो है बायोमेट्रिक किए गए, फिर सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है, फिर जमानतों पे जमानत मिल रही है। एक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी कि जिनकी जिंदगी की जमानत उस वक्त के डिक्टेटर ने नहीं दी, उसके बावजूद तो मुल्क तशरीफ लाई। लेकिन ये शख्स हैं कि जिनको जब तक जमानत नहीं मिलती ये वापस आने को तैयार नहीं होते, बुरे वक्त में अवाम को छोड़ के चले जाते हैं और अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं, हालात के साजगार होने का इंतजार करते हैं। तो ऐसे लीडर नहीं बनते कि उन्हें प्लेट में सजाकर जो इक्तिदार दिया जाए। इक्तिदार अवाम से लिया जाता है, इक्तिदार कुर्बानियों के बाद मिलता है। चौधरी साहब, इतना प्यार तो एक माँ अपने बच्चे से नहीं करती जितना प्यार आपको उनसे मिल रहा है और आप उनसे ही लड़ते हैं और इस दफा भी उन्होंने प्यार दिया है और बिलावल कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन है अब फिर उनको दगा देंगे, उनके साथ लड़ाई कर लेंगे। चौधरी साहब क्या हुआ? चौधरी साहब, मुझे लगता है उनकी आवाज फ्रीज हुई है, हम दोबारा उनसे राब्ता करते हैं। ब्रिगेड साहब, आपको लगता है कि प्यार प्यार और सिर्फ प्यार, नवाज शरीफ को चाहिए सिर्फ प्यार? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी ब्रिगेड साहब, आपसे। देखिए, बात यह है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अभी एक जाहिर बात है एक बड़े यूनिक फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। जब वो वापस आए हैं, अभी भी उनके केसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हुए, उनकी लीगल बैटल जो है वो चल रही हैं। आगे वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन वाला एक मरहला भी उनके सामने है, तो वो लीगल मराहिल को, ऑब्स्टिकल्स को भी क्लियर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि बीच में एक वक्त आया था कि उन्होंने 21 अक्टूबर ऑनवर्ड वो बड़ा रिकंसिलिएशन के मोड में चले गए थे और हमें यह लग रहा था कि ये माजी की अब ये ज्यादा माजी में नहीं रहेंगे और माजी में जो तलखी हैं उनको ये दरगुजर करेंगे और आगे चलेंगे। तो इम्प्रेशन में उन्होंने यही दिया था। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब फिर उसी तरह वो कारगिल की बातें कर रहे हैं और जाहिर बात है, अब आपने पहले भी कारगिल की बात की, देखें कारगिल जो है वो मैं मानता हूँ कि 1999 में जो उनकी गवर्नमेंट मिलिट्री टेक ओवर हुआ था उसमें उस वक्त कारगिल जो है, मैं तो उस वक्त वाशिंगटन में पोस्टर था एम्बेसी में, लेकिन जो कुछ हम देख रहे थे, सुन रहे थे, खबरें आ रही थी कि कारगिल की वजह से ही तलखियां पैदा हुई थी, टेंशन पैदा हुई थी, डिफरेंसेस बिटवीन नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ। बल्कि मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1999 को जब नवाज शरीफ साहब आए अपना वाशिंगटन का, अपना प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो उनका समिट मुलाकात हुई, तो मुझे आज भी याद है कि मैं तो उस जगह के मेन ऑफिस के बाहर, कमरे के बाहर, मीटिंग रूम के बाहर बैठा था। शमशाद साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे थे। तो कारगिल के ऊपर जो उस वक्त 4 जुलाई को जो फैसला हुआ, वो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने ये देखा और हमने भी ये महसूस किया और डेलीगेशन ने महसूस किया कि जो गेन्स
हमने अचीव किए थे। जी सर। कारगिल पर जमीन पे इंडियंस को जो एक सरप्राइज दिया गया था, मिलिट्री सरप्राइज दिया गया था, और जिस मेहनत के साथ बीच में प्रॉब्लम्स आए लॉजिस्टिक के, लेकिन जिस तरह हमने वो हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, लेकिन वो अपना वॉशिंगटन के समिट में 4 जुलाई को वो मामला जो है वो हम हार गए, और उसके बाद फिर आपको पता है कि पूरा हमें विड्रॉ करना पड़ा वगैरह वगैरह, और उसके 2-3 महीने के बाद आपको फिर मिलिट्री अक्टूबर में मिलिट्री टेक ओवर हो गया। तो ये बात सही है चौधरी साहब। जी जी फरमाइए बरगे साहब। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त ये भी नवाज शरीफ साहब की कंप्लेंट थी कि जी मुझे तो कारगिल के बारे में बताया ही नहीं गया, आई वाज नॉट ऑन बोर्ड। हालांकि उस वक्त के लोग हमें बताते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी। वो अलग बात है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैंड जो है, ठीक है। अच्छा मैं शायद बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। ठीक है चौधरी साहब आप बताइएगा, बरगे साहब समझ आ गई। चौधरी साहब एक तो मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी आवाज फ्रीज हुई, वो माँ वो कह रहे हैं लाडला, तो मैं कह रहा हूं कि इतना तो माँ नहीं बच्चे को प्यार करती थी जितना वो आपसे प्यार कर रहे हैं, और आपने पहले भी उनको दगा दिया। बिलावल के बकौल अभी भी उनसे लड़ाई करनी है तो उनको पहले ही बोल दें कि इतना प्यार ना करो भाई जी। बात यह है कि ये वो बातें हैं जो मार्सवाए हमें सोतन के ताने हैं। आप हमें ये बताएं कि आप किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि पंजाब में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, बलूचिस्तान में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, केपी में पूरे आपके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके चंद लोग हैं, और आप दरअसल ये चाहते हैं कि आपको लाडला बनाया जाए। मेरा भाई सारे तजर्बे करके देख लिए हैं, आप फिलहाल लाडले नहीं बन सकते। अगर आपने कुछ करना है ना तो एमपीए का इंतखाब लड़ें, इस बार तो आपकी बारी है, लाडला आपने बनना है, तो वो कैसे बन सकता है? मैं ताना दे लेने दो, मैनू भी सब्र करो। इनको चाहिए, बेहतरीन तरीका ये है, बिलावल भुट्टो जरदारी शौक पूरा करे, सिंध में इलेक्शन लड़े अपना प्रोविंशियल असेंबली का, और वज़ीर आला सिंध बन के उस सिंध की हुकूमत करे, उस सिंध में अवाम की खिदमत करे जहाँ पे इन्होंने इतने सालों हुकूमतें की हैं। उस तरफ आते हैं, बिलावल को वज़ीर आला सिंध बना रहे हैं यार, बिल्कुल। और उससे मैं कहता हूँ ट्रेनिंग जो वज़ीर आला बन फिलहाल ट्रेनिंग ले। देखें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला बने ना आज। अब पहले फिलहाल ये सिंध के अवाम को सर्व करे ना, उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाइएगा यार। आप अपना आपने ना बेसिकली सिंध को तो ठप के ना ऐसे तो रख दिया हुआ है कि वो तो पीपल्स पार्टी का है, हमने वहां पे कोशिश नहीं करनी यार, ये अच्छी नहीं है। आपके सिंध में भी हम आपको टफ मुकाबला देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हम अपनी पार्टी में अंदर बैठ के कहते हैं कि आप हर कीमत पे पूरे इनके मुंह की तरफ ना देखें, पूरे सिंध में आप अपने कैंडिडेट्स दें ताकि आप हर पॉकेट में आपका वोट होता है, कम हो या ज्यादा हो। आप मुस्लिम लीग को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट दें, मैं इसका हमायती हूँ, और सिंध में भी इस दफा इनके सामने बंदे खड़े किए जाएं ताकि ये जो सिर्फ और सिर्फ अपना मैंने और ताने और उस पर गुजारा कर रहे हैं उससे वो, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। ये मुल्क हम सबका है, इंतखाबात होंगे जब जो शेप बन के आएगी उसमें भी आपने कल कला को इकट्ठे मिलके, और ये मैं यहाँ पे बारमला इजहार करता हूँ कि एक आदमी का काम नहीं है, एक पार्टी का काम नहीं है, हम सब ने पाकिस्तान को मिलके, तमाम ने मिलके, तमाम इकाइयों ने मिलके पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये इस वक्त वो मौका नहीं है कि आप हम आपस में लड़ते रहें और हम टाइम ज़ाया करें और आपस में एक दूसरे के लिए कोई नया तजर्बात करें। हमने सारे तजर्बात करके देख लिए हैं, पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला, मुस्लिम लीग नून को भी मिला, पीटीआई को भी मिला, और एस्टेब्लिशमेंट को भी मिला, और डिक्टेटर्स भी आए, सब ने कर लिया। सारे के सारे जो है वो फेल हुए हैं। अब सब मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चले और खुदा का खौफ करें। और ये बात ब्रेक लेता हूं सर, कोई फायदा नहीं है। ले जी, शायद सभा सारे मिलकर आगे लेकर जाएंगे और बिलावल साहब सीएम बनकर उनके साथ मिले और आगे लेकर जाएं। अभी उनके सीखने का वक्त है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदेद। बिलावल, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने तमाम तर चीज़ों का मुदावा मांग रहे हैं और बिलावल कह रहे हैं कि ये किससे मांग रहे हैं। और नवाज शरीफ के आज एक अहम रहनुमा चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, शायद साहब, वो कह रहे हैं कि बिलावल को चाहिए कि वाकई सिंध पे फोकस करें, सीएम बने, हमारे साथ मिलें, इस दफ़ा मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। ये क्या रोना रोना रो रहे हैं, आप भी छोड़ दें इसको। देखिए
चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि वो तो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, तो वो तो इसके ऊपर यकीन रखते हैं। और इस वक्त नून लीग पूरे मुल्क की तमाम जमातों के साथ अलायंस करके भी पीपल्स पार्टी से लड़ ले तो उसको लोग वोट नहीं देंगे। इन्होंने बाय इलेक्शन के अंदर जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए, इनको आवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया है। अब जब ये खुद ही कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो जब इस बात के तहत ये इनका यकीन है कि शायद हमें इख्तिदार मिल जाए, तो अवाम जो है इस तरह इनकी फरमाइश के ऊपर ना तो इनको इख्तिदार मिलेगा और ना ही इनकी फरमाइश पर हम जो है सिर्फ सिंध की हुकूमत लेंगे। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम हमें मुंतखब करते हैं और पूरे पाकिस्तान से लेंगे। आपको इबरतनाक शिकस्त होगी जो आप इसी ख्वाब खरगोश में बैठे रहे कि जी पंजाब में कैंडिडेट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पंजाब की हर सीट के ऊपर एक सीट पे 10-10, 12-12 नहीं, आप कराची में आ जाए, हमारे पास एक सीट पे 70-70 कैंडिडेट हैं। आप 10-10, 12 की बात करें ना सिर्फ कराची में, और इस तरह आप पूरे पाकिस्तान में हमारी ये है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आपकी तरह नहीं कि साड़ी गल हो गई उसी के ऊपर आप खुश हैं इतना कि जी मुझे इख्तिदार मिल रहा है। सारी पार्टियों से अलायंस कर रहे हैं, जिनके साथ कहते थे हम कभी बैठेंगे नहीं, जिनकी तरफ देखेंगे नहीं, उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। अब उन लोगों के साथ जिनको कहते थे कि इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोपा, आज उनके साथ भी सबके साथ सिर्फ इख्तिदार के लिए आप हर हद तक गिर सकते हैं, वो गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारी अगर किसी से लड़ाई तो वो गुर्बत से है, वो महंगाई से है। इस वक्त हमें अपने मुल्क को बिल्कुल तरक्की की तरफ लेके जाना है, लेकिन नफरत की सियासत को खत्म करके, लेकिन ये जो तकसीम की सियासत है इसको खत्म करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, पाकिस्तान के अवाम के वोटों के थ्रू इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी मैं बरगेज साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन चौधरी साहब एक बात तो सच है ना। एक मिनट मुझे दे दें, अगर जी हुक्म पहले जाने के बाद जी आप ये तो बता दें। एक मिनट मुझे बिलावल कह रहे हैं एक दफा खुद से इलेक्ट होकर तो आओ, फिर देखेंगे आपको। इनकी बात को सिर्फ ये बात करने के लिए कि 4 सालों में ज़िमनी इंतखाबात 32 हुए, 31 उस वक्त की मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ने जीते, एक जो था वो पीटीआई ने जीता। और कौमी और सूबाई असम्बली के सब तमाम सूबों के मिला के बात कर रहा हूँ, जिनकी ये बात कर रही है वो 20 सीटें जो सूबाई असम्बली की पूरी बात सुन, एक लुकमा सुन ले। कराची के अंदर अब्दुल हकीम बलोच ने सीट जीती पीटीआई की, मुल्तान के अंदर गिलानी ने सीट जीती। मेरी बात तो सुन ले, मैंने 32 साहब की कहा ना, मोहम्मद बख्श महर से जीती। हमने तो वो सीटें जीती जो हमने जीती हुई नहीं थी 2018 में। आप तो वो सीटें 5 सीटें आपने जीती, बाकी 32 में से 5 माइनस कर लो ना। वहाँ भी आप बदतरीन शिकस्त का सामना, आप कौन पता नहीं कहाँ से। अच्छा मुझे पूरी बात तो कर लेने दे यार, ये तो ना सुन तो ले, सबर तो कर लें। उसके बाद जो 20 सीटें पीटीआई ने छोड़ी थी, वेरीफाई कराएं ये कौन से एदाद शुमार उठ के लेकर आ गए, कहाँ से उठ के आ गए चौधरी? आप मुझे बताएं। मैं 32 की बात कर रहा हूँ, आपने 5 का नाम गिनवाया, बाकी जो है वो 25 मैं आपको बता रही हूँ। पंजाब में आपको आपकी जो अपनी सीटें थी उसमें आपको शिकस्त होती रही, आपको केपी नहीं आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। अच्छा, गलत कह रही हैं, बात अब करने देना, फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। मैं फिर आपको बात नहीं करने दूंगा, फिर आप ऐसे बात करेंगे। मुझे जवाब तो दे लेने दें। उसके बाद जो 20 ज़िमनी इंतखाबात की आप बात कर रही हैं, जो आपके दिमाग में है, वो पीटीआई की सीटें थी। पीटीआई के एमपीएस को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए थे, उसमें से अच्छा एक मिनट शायद बात पूरी कर लेने दें, बात तो पूरी कर लेने दें। अच्छा नहीं चौधरी साहब, इतना बड़ा तो नहीं था, आपने इतनी बड़ी तो नहीं छोड़नी थी। वो जो 20 सीटें थी उसमें से 5 नहीं, गलत बयानी नहीं, उनसे हिसाब गलत हो गया ना, गलत बयानी। आप मुझे बताएं कि अब सारा ये क्या, ये हम नफरत नहीं करते, हम इक़्तिदार नहीं चाहते, हम मुल्क कौम की बेहतरी चाहते हैं, सारियां पुठियां गल्लां करी जाते हो, और उस बाद जो कहे जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते। आप ये क्यों नहीं चाहते कि आराम से सिंध की खिदमत करें? आप सिंध की खिदमत करना क्यों नहीं चाहते? आपको क्या मसला? आपको हमेशा सिंध में सारा हुक्म उठाया है। आप अगर आपने ताने देने ना, मुझे हजारों ताने देने आते हैं ऐसे, आप फिर बात नहीं कर सकेंगी।
और जो बिलावल जिस बचुंगड़ा है बचुंगड़ा वो उसको अपनी नहीं यार ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, बचुंगड़ा नहीं बोलेंगे। और आप नहीं ये बचुंगड़ा नहीं बोलेंगे आप, बचुंगड़ा नहीं बोलेंगे बिलावल को आप। नकरामी ना की जाए, उसको लेके आओ ना, जो बाबा अंदर बैठाया हुआ है वो आके बात करे। वो हैसियत क्या है इसकी, जाके वहां पे जाके तकरीर कर रहा है जी। एक मिनट रुक जाए ना, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा, नहीं आपसे बात करूंगा दोनों से। नहीं गलत बात है, आप अब बेसिकली इस तरह नहीं कर सकते, प्रोग्राम इस तरह चलेगा नहीं। जो सब बुचुंगड़ा ना बोले यार, बड़े बाइज्जत हमारे वजीर खारजा रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोल सकते। हाँ आप उन्हें बच्चा बोल सकते हैं। वो अच्छा जिस हुकूमत में रहा है उसको कहता है नाकाम है, और जिस हुकूमत में वो एक आदमी जो बाइज्जत है वो बाकी सारे जो है ना वो इज्जत वाले नहीं है। हद हो गई यार इनकी, इनको लपेटना पड़ेगा फिर ये सही होंगे। ये आराम से बात नहीं सुनते। ये भी इमरान खान का जिन जो है ना, इमरान खान का जिन जो है ना वो इनमें शामिल हो गया। तमीज नहीं है जिनको बात करने की, इनको आपको तमीज है बात करने की? यार खातून है, नहीं बस बात में दरमियान में ना बोले। आप इमरान खान का जिन आप लोगों में घुस गया, जो उसकी हालत हुई है वही आपकी होनी है। खातून का तकद्दुस पमाल नहीं होने देना, इजी रहना। चलें खातून जो है वो भी दोनों इनको भी तो एथिक्स होने चाहिए, इनको भी तो कोई ख्याल होना चाहिए। ये जो मुंह में है बाकी जो मर्जी कहें। आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें। वो उसको भेजे बिल्लो रानी को, पंजाब में आए जलसे करे। यार बिल्लो रानी यार क्या यार चौधरी साहब क्या कर रहे हैं आप? चुंगड़ा बिल्लो रानी ये वर्ड नहीं यूज करेंगे आप यार, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं मैं ये पार्लियामानी अल्फाज ही नहीं है। सबका बता रही है। अच्छा चलें ब्रिगेडियर साहब की तरफ बताने की, चलें इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ब्रिगेडियर साहब क्या सूरत हाल है जनाब? की बात यह है कि थोड़ा सा मुझे आई एम फीलिंग बैड कि अभी चंद हफ्ते पहले तक तो हमारे मोहतरम ये तमाम जो सीनियर लीडरशिप है ये तो सब इकट्ठे बैठे होते गवर्नमेंट में और 16 महीने इकट्ठे रहे। लेकिन बहरहाल अब फिर वही बात है, द हीट ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेन, तो फिर ये हम इस किस्म के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और ये चीजें देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें आई एम अ न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, और वो ये कि आप फ्रॉम द पीपल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को गिव हिम द क्रेडिट, ही इज अ राइजिंग पॉलिटिशियन। ठीक है वो अभी इतने सीनियर नहीं जितना बाकी पार्टी के लीडरशिप है, लेकिन आप देखें कि अपर डील लोअर डील में जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे जलसे किए और पीपल्स पार्टी के वोटर्स को उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अभी फोकस पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का केपी के ऊपर है। पीएमएलएन अभी तक केपी में नहीं गई है। मतलब ये कि पब्लिक उनका वहां पे इंटरेस्ट मौलाना फजल रहमान वहां पर जलसे होंगे, वो नून लीग की कंसीडर होंगे। मैं आ रहा हूँ। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का तो बात अभी आज भी सामने आ गई कि उनके लीडर कह रहे हैं कि जनाब ही फेसेस अ सिक्योरिटी थ्रेट, एंड दैट इज व्हाई मौलाना फजल रहमान साहब को हम पब्लिकली वहां पे इतना एक्टिव नहीं देख रहे। पंजाब में मैं देख रहा हूँ कोई भी पार्टी एक्सेप्ट के आज मरीम नवाज साहबा ने वो जलालपुर जट्टा में अपना मेरा ख्याल एक पहला ऑर्गेनाइज्ड वो रैली उन्होंने किया है, लेकिन पंजाब में कोई भी पार्टी अभी तक खुल के पब्लिक में एक्सेप्ट वो 21 अक्टूबर वाला वो जो नवाज शरीफ साहब का जब वो आए थे जलसा, उसके बाद हमने कोई नोटवर्दी जो है कोई ऐसा कैंपेन अभी तक नहीं देखा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारी मेन स्ट्रीम ये 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसी तरह सिंध में भी हम देख रहे हैं कि अभी वहां पे अलायंस से जोड़ तोड़ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन लोगों में अभी तक वो कैंपेन शुरू नहीं हुए। हो सकता है कि अब ये इलेक्शन शेड्यूल आ जाए 5-6 दिन के बाद तो फिर ये एक्टिविटीज और ज्यादा तेजी से पकड़ जाए। लेकिन मैं आपको लगता है इस इलेक्शन में लोगों की जरूरत है? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सिक्योरिटी जो इदारे हैं फोर्सेस वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं केपी में, ठीक है ना जी, जहां पे इस वक्त मेजर को सिचुएशन ये दहशतगर्दी की नजर आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को भी जरा आउट ऑफ बॉक्स काम करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर इलेक्शन से पहले जलसे जुलूस पब्लिकली हो, क्योंकि उसमें फिर सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स होता है, टीवी के ऊपर डिबेट होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स के अपने मैनिफेस्टोस के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। हाँ अपना ये जो कन्वेंशन है वर्कर कन्वेंशन एट लिमिटेड लेवल वो हो ताकि लोगों के साथ इनके इंटरेक्शन रहे। और फिर सोशल मीडिया भी है
तो जरा इन चीजों पे ज्यादा इनके इन्हिसार होने चाहिए, रादर देन के अपनी शो लोगों को भी लेके बाहर आना, बड़ी तादाद में उनको भी एक्सपोज करना, अपनी लीडरशिप को भी एक्सपोज करना, और फिर सिक्योरिटी इदारों की देखें कुर्बानियां भी चल रही हैं और वो मार भी रहे हैं लोगों को, दहशतगर्दों को। किस लिए? कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है इलेक्शन से पहले वो अच्छा एनवायरनमेंट हो, ताकि पॉलिटिकल पार्टी तक कैंपेन कर सके इलेक्शन के लिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को भी थोड़ा अपनी हिकमत अमली को थोड़ा उसमें चेंज आना चाहिए। जी शायद साहब, एक तो आप बात करी थी, एक तो ब्रिगेड साहब ने दो सारी बातें कर दी हैं, उसके ऊपर भी अमल करें पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन चौधरी साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, वो कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरह हमारे खिलाफ बयान देते रहेंगे, उस बंदे के खिलाफ जिसकी हुकूमत में 16 माह इंजॉय किया, तो आपको लपेटना पड़ेगा हमें। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो 16 माह की बात हो रही है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, आप क्रेडिट दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एहसान था कि आपको वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एहसान था कि आपको PMLN जो है वो हुकूमत में आ गई। तो फिर आप इसको माने, और उसके बाद आप ये भी देख लें कि जो मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली उसकी कारकर्दगी देख लें, और जो आपके पास थी फाइनेंस, आपके पास थी प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा लीडर ऑफ द हाउस जो कि कैबिनेट को भी हेड होता है, वो आपके पास था, और सारे फैसले उसके वजह से जो भी महंगाई हुई, जो मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा। हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? फॉरेन मिनिस्ट्री थी। पंजाबी एग्जांपल याद आ गई, जरा सुने तो सही। उस वक्त के भी प्राइम मिनिस्टर ने, एक मिनट में बात कंप्लीट करें, उस वक्त के भी प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट किया कि बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम उस क्राइसिस से निकले। आज भी जो केयर टेकर फॉरेन पॉलिसी हुकूमतों की होती है, किसी वजीर की नहीं होती, वजीर की नहीं होती पॉलिसी, हुकूमत की होती है। या मुझे बात करने दें क्या? और वकास साहब, आप इस तरह के लोगों को ना बुलाया करें, या तो ये मुझे आइंदा इनके साथ हरकत ना बुलाइएगा, इनको कोई तमीज नहीं है बात। यार ये नहीं करेंगे आप चौधरी साहब, नहीं, खातून है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका भी और उनका भी। इस तरह के इजी हो जाए, आप अपनी बारी पे बात करिएगा चौधरी साहब। आप किस तरह के लोग हैं? आप किस तरह के लोग हैं? एक तो पार्लिमानी ज़बान, एक खातून का तकद्दुस, और तीसरा अपनी बारी पे बात करें। ये तीनों चीजें सीख लें, उसके बाद बैठे। वो कोई नहीं आएगा, इनकी नजर में हमारा कोई तकद्दुस नहीं है, तो ये कोई बात है? इस तरह के लोगों ने ये क्या बात? अच्छा एक मिनट चौधरी साहब और शाहिदा साहब, आप मेरी सुने, आप दोनों चुप करें जरा, एक मिनट बात तो सुन लें। ये ना कहें, एक ना आप लोग हुकूमत में रहे और आप इस तरह लड़ रहे हैं। मुझे ना एक पंजाबी की कहावत मेरी नानी सुनाया करती थी कि एक अंधा और एक काना। एक अंधा था, उसके हाथ में इधर भी 2 रोटियां, इधर भी 2 रोटियां, मुंह में 2 नवाले थे, और वो ठोकरे मार रहा था काने को, एक आंख वाले को, कि तू ज्यादा खा गया। तो आपका वही हाल हुआ पड़ा है कि आपस में खा पी के अब लड़ने पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं आपके पास सारा कुछ था। आप एंकर हैं, इट्स आपकी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी बारी में आराम से बात कर रही थी। वो एक तो वो बात गैर मुनासिब तो मैं अब उनके मुंह के ऊपर जिप तो नहीं ना लगा सकता। और अगर आप एक अंधा और एक लंगड़ा बना रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं प्रोग्राम कर सकती, सॉरी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये जो हालात जी वो चले गई हैं, नाराज होकर चले गई हैं। चौधरी साहब आपने शुरू किया, जवाब भी कोई नहीं है मेरा भाई। चले उन्हें दोबारा कनेक्ट करें यार। चौधरी साहब अब आप बोल रहे हैं यार, अब आप बोल रहे हैं यार। मौलाना साहब मेरी बात सुने। बात ये है कि उन्होंने इदादो शुमार गलत बयान किए और उसके बाद उन्होंने बात नहीं सुनी, और हमने अब पूरी बात कोशिश की। अगले बंदे की भी तो सुननी चाहिए ना बात। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ इनकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं हम। और फिर ये है कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हम कहाँ से हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये जबरदस्ती नहीं चलती ना। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात में क्यों नहीं मैं बात करता, क्यों नहीं बोलता, या वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आपको चुभती नहीं है, उनकी बातें आपको चुभती हैं। जब वो मियां नवाज शरीफ की शान में गुस्ताखी करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, नहीं तो आप उनको कौन सा फूलों के तोहफे दे रहे थे? बिलावल के बारे में आपने क्या क्या बोला? मुझे रिबट करना पड़ा आपको। शुरू आपने किया था यार। मियां नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, 11 साल वो जलावतनी उन्होंने काटी है मुल्क के लिए, और पाकिस्तानी खिदमत की है। बेपनाह जो मसाइल हैं उनका अगर तज़किरा करते हैं, आज अल्लाह जानता है ग्राउंड रियलिटी यही है। बाहर निकले आप देखें, लोग मियां नवाज शरीफ के हक में है और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी तो कहीं ढूंढने से नहीं मिलती। PTI जो है उनकी मैं बात मानता हूँ, PTI के लोग बाहर हैं पंजाब में, इनका तो नामो निशान नहीं है। ये कहां से आके बात कर रहे हैं? अगर किसी ने कोई, ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं आएंगे। मेरी आप बात याद रखिएगा, पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून है इस वक्त, उसके बाद जो है
वो आजाद लोग आएंगे, उसके बाद फिर जो है ना ये पीटीआई या दूसरे लोग आएंगे। इनका तो नामो निशान कहीं नहीं है। आपसे आज ये बातें करते हैं जनाब। मौलाना साहब को आपने कहीं नहीं रखा। चले अब मुझे ये बताइए, मरियम साहबा कह रही है नवाज शरीफ को रिंग के इंसाफ मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि फेवर हो रहा है। सर 1 महीना 2 महीने पहले आए हैं, उनके एकदम से जमानतें हो रही हैं, वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, खुद को प्राइम मिनिस्टर कंसीडर कर रहे हैं, अभी भी रिंग के इंसाफ तो तब मिलता ना जब मुलजिम यहाँ पर होता। मुलजिम तो भाग के चला गया था। मेरी बात सुनो, मेरी बात। इंसाफ का तकाजा ये था कि जिस दिन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ ये रेफरेंस जो है ना खारिज किया गया था, उसी दिन नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर देते। फिर उसके बाद जब जो मलिक अरशद थे जज, उनको जब आपने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था, उस वक्त आप जब उनको टर्मिनेट कर दिया था तो केस झूठा साबित हो गया था। इनको भी आप कर देते, झूठे केस बना के आप उनको कैद दी, आपने उनको जिलावतनी में मजबूर किया। तो आप अदलिया का भी तो कोई वकार रहने देना। अब आप चाहते ये हैं कि झूठी सजा हो और वो बंदा आके झूठे मुकदमों के सजा भुगतने के बाद भी सादा खामे तस्लीम करे और फिर इनसे रिंग के इनसे इंसाफ मिले। आप उसको बुलाए, देखे, नायब ने पूछे नायब से कि आपने नायब ने ये जवाब दिया कि हम इसके ऊपर हमारे पास और कोई सबूत नहीं है, तो आप उसी वक्त खारिज करें उसे, कहें जी अदम सबूतों की मौजूदगी में हम ये मुकदमा खारिज करते हैं। और फिर एक बेगुनाह को जो है ना वो बेगुनाह साबित करने के लिए अपने 5 साल बाहर रहना पड़ा। और फिर उस शख्स के लिए आप इतना क्यों नहीं मानते कि हाँ गलती हो गई है, ठीक है गलती हो गई है, उसको बरी करें, उसको कहीं जाए इलेक्शन लड़े, अवाम से फैसला लें। जी चौधरी साहब आपने बात कंप्लीट की। मैं ब्रिगेड साहब जाने से पहले शाहिदा साहब अगर आप देख रही हैं ना, तो ये एक जमहूरी रवैया नहीं होता। जमहूरियत के अंदर विकटें उठा के भागा नहीं जाता, प्रोग्राम छोड़ के नहीं जाया जाता, मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सहा जाता है, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया जाता है। हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, किसी को मैंने तो कोई बात नहीं की, ना किसी को ताना दिया है, मैंने तो एक ऐसी बात बताई कि मिलके बैठ के खाना और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही अच्छा बात नहीं है। शाहिदा साहब चले, वेलकम बैक। शाहिदा साहब आ गई है। शाहिदा साहब मैं आपके बारे में बात कर रहा था, ये रवैया ठीक नहीं है, प्रोग्राम छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जमहूरी लोग छोड़कर नहीं जाते। आपने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल, काना, लंगड़ा, लूला, ये सब करने के लिए हम यहाँ प्रोग्राम में नहीं बैठते। हर एक की अपनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। हमने क्या आपको तो बोला ही नहीं, आप दिल पे ले गई हैं। और मैंने एग्जांपल दी, से बात कर रही थी, बड़े आर्गुमेंट के साथ बात कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से चौधरी साहब का रवैया रहा और उसके बाद आपकी एग्जाम्पल थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती। इस तरह की बातें ठीक है, आपको लगता है आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं रखूंगा ख्याल जी, बस समझ गया। आप आगे बात करें, आप कंप्लीट करें, क्या बात कर रही थी? सुनते हैं आपको। बात मैं यही कर रही थी कि ये जो रवैये होते हैं, इसमें एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। अब आपने कुछ सवाल करे तो मैं उसका जवाब दूं। मैं चले, अच्छा मुझे ये बताएं ना कि ये कब तक ये, अगर जिस तरह आजकल आप बातें कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं एक सवाल ही चेंज कर देता हूं ताकि आप झगड़े में ना पड़ जाए कोई। अगर 8 फरवरी के बाद इलेक्शन होकर दोबारा नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कह रहे हैं ना आप, या बिलावल कह रहे हैं कि वो सिलेक्ट होकर आएंगे, इस दफ़ा भी 2/3 अक्सरियत उन्हीं से मांग रहे हैं जिनसे लड़ते रहते हैं, तो अगर आप उनकी कैबिनेट में हमें नजर आ गए तो फिर हम आपको क्या कहें? देखिए, बात होती है असूलों की। इस वक्त हम सब इलेक्शन के अंदर हैं, अपने अपने पार्टी मैनिफेस्टो के साथ हैं, अपनी आइडियोलॉजी के साथ अवाम के अंदर जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पे यकीन रखती। यही वजह है कि हमारे चेयरमैन साहब मुस्तकिल अवाम से राब्ते में, किसी और तरफ नहीं देख रहे, किसी सहारों को नहीं ढूंढ रहे, कोई पार्टी के अलायंस नहीं बना रहे। और ये बात रही मुल्क के मफाद में, आपने देखा कि जिस वक्त पीटीआई ने इस मुल्क के साथ आपने मुल्क के मफाद में पहुंचाया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ब्रिगेड साहब, रिंग के इंसाफ मिल रहा है सर, 10 सेकंड में बता दें, नवाज शरीफ को रिंग के इंसाफ मिल रहा है? नहीं, देखिए वो अपना कोर्ट का प्रोसेस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो अपने प्रोसेस के मुताबिक ही चल रहे हैं ना। अब आप उनको जबरदस्ती भी नहीं कह सकते कि आज ही फैसला दें, उन्होंने तो अपना जो पूरा करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलेक्टेबल्स, सीट एडजस्टमेंट, इलेक्टोरल अलायंसेस, और ये आजकल हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। और पीपल्स पार्टी कह रही है हम आवाम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी, और शाहिदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम छोड़कर गई, दोबारा वापस आ गई। यही जमहूरी रवैया और हमें इसी की उम्मीद है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।